किसी भी देश का नेतृत्व जब ऐसे हाथ में हो जिसकी सोच रचनाशील और दृष्टि विकासशील हो, तो वो राष्ट्र विकास के हर स्तर पर तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी सोच और दृष्टि से प्रगतिशील हैं, बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनसे जुड़ जाने की कला में भी निपुण हैं। 17 सितंबर 1950 को एक बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे पीएम मोदी ने सत्ता के शिखर तक सफर तय किया। वो 75 साल के हो गए हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनकी ऊर्जा, लगातार कार्य करने की क्षमता और लोगों से संवाद स्थापित करने की अद्भुत शैली लोगों को सोचने पर मजबूर कर जाती है। देश के विकास के लिए निरंतर प्रगतिशील विचारों के सृजन में जुटे रहने वाले पीएम मोदी आधुनिक भारत के निर्माण में तत्पर हैं। पीएम मोदी अपने कार्यकाल की तीसरी पारी में भी देश की सीमा की सुरक्षा, सार्वभौमिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत के गौरव को लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने राजनीति में भारतीय मूल्यों और जन भावनाओं को प्रतिष्ठा दी और भारत को वैश्विक मंच पर नई गरिमा और आत्मविश्वास दिलाया। आज पूरा देश यशस्वी नेतृत्व के जीवन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश मोदी के 75 साल। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। इनमें से 24 वर्षों तक लगातार संवैधानिक पदों पर बने रहने का जो कीर्तिमान गढ़ा है, वो अब भी जारी है। 13 सालों तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद अब पिछले 11 सालों से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अक्सर अपनी जन भावनाओं में और व्याख्यानों में संकल्प से सिद्धि की बात दोहराते हैं। वहीं यदि हम अब तक के उनके पूरे जीवन काल को देखें तो हर पड़ाव पर संकल्पों से सिद्धि की कहानियां हैं। वैसे भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसे ही गिने चुने नेता हुए हैं जिनकी कही हर बात जनता अपने सिर आंखों पर लेती है। पीएम मोदी उन नेताओं में से एक हैं जो अपनी बातों और भाषणों से जनता से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और उनकी हर बात को जनता एक लकीर मानकर पालन करती है। दरअसल 75 वर्षों की यात्रा एक ऐसी फिल्मी पटकथा सी रही जिसे समय ने तैयार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में कई भूमिकाएं लिखती। समय के साथ वो इन्हें निभाते चले गए और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और सूझबूझ वाले नेताओं की अग्रिम पंक्ति में शुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं और आम व्यक्ति से जुड़ने के साथ ही उसे जन आंदोलन बना देते हैं। अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने और लोगों को उससे जोड़ने में जो बात प्रधानमंत्री को सबसे अलग बनाती है, वो है उनकी असाधारण भाषण कला। वो अपनी इस कला से न सिर्फ श्रोताओं और जनता को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, बल्कि अपनी बात की अमिट छाप भी छोड़ जाते हैं। वो आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। पीएम के तौर पर लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले भी नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे नेता हैं। देश ने कई मौके पर उनकी आंखों में आंसू देखा और जब देश की रक्षा की बात आई तो उनकी हुंकार भी सुनी है। कई मौके पर मोदी मोदी चिल्लाती भीड़ के बीच लोगों ने से संवाद देखा तो वहीं कहीं कूटनीतिक मसलों पर दुनिया की राजनीति में खलबली मचाते भी देखा। पीएम मोदी ने बताया कि दुनिया कितना भी दबाव डाल ले, लेकिन किसी भी दबाव में वो झुकने वाले नहीं हैं। उनकी सरकार झुकने वाली नहीं है और ना ही देश के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता होगा। किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि वो औपचारिक होकर बोलने को तरजीह नहीं देते और यही बात उन्हें बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाती है। वो कहते हैं कि हमें लाइफ को एक फाइल में रखने की जरूरत है। केवल सुविधा बढ़ाना काफी नहीं, हमें लोगों के जीवन के गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी देखा, लाल चौक पर तिरंगे का सैलाब भी देखा, जनधन और उज्ज्वला से दूर ग्रामीण इलाकों में उम्मीद की किरण भी देखी और आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर भी। मंच देशी हो या स्वदेशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही अपने आचरण और कथनों से भारत के लोकतंत्र की ताकत को नया आयाम दिया है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही ईश्वर है और अगर वो फैसला कर ले तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्हें अपनी बातों को प्रभावी और स्पष्ट रूप से रखने की कला भी खूब आती है। कड़ी से कड़ी बात को भी सहज शब्दों में कह जाने से वो गुरेज नहीं करते। जब वो कहते हैं कि मुझे किताब पढ़कर गरीबी सीखनी नहीं पड़ी, मैंने उस जिंदगी को जिया है, मैं अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। फिलहाल समय चल रहा है तो पीएम मोदी समय के साथ चल रहे हैं। कई मील के पत्थर पार हो चुके हैं और आगे की मंजिल भी समय ही तय करेगा। हालांकि पीएम मोदी मंजिल की नहीं बल्कि रास्तों और पड़ावों की ही परवाह करते हैं। दरअसल बचपन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादों में संकल्प का एक बीज बोया था, जिसे कई वर्षों तक अपने श्रम से सींचा और फिर संघर्षों के कठोर धरातल पर चलते चलते प्रधानमंत्री आवास तक का सफर तय किया। लेकिन इस एक रास्ते में कई रास्ते थे और कई मोड़ भी। वैसे तो गुजरात के वडनगर का इतिहास तो 2500 साल पुराना है, लेकिन 75 साल पहले गूंजी किलकारी ने इस शहर को नई पहचान दी। दरअसल दामोदर मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था। एक 50 गज के घर में जन्मा एक लड़का सीमित दायरों और कठोर परिस्थितियों से जूझते हुए ऐसी उड़ान भरी कि वो उड़ान आसमान को पार कर गई। 6 भाई बहनों के बीच पीएम मोदी का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। पिता परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलाते थे, जहां मोदी जी भी हाथ बटाते थे। देखा जाए तो सब कुछ साधारण था, उनकी जिंदगी में सिर्फ उनका व्यक्तित्व ही असाधारण था। जहां रेलवे स्टेशन पर उनके पिता चाय की दुकान चलाते, ठीक उसके पीछे नरेंद्र मोदी का स्कूल था। घंटी बजते ही प्रधानमंत्री स्कूल चले जाते। बहरहाल जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, उस वक्त आरएसएस का विस्तार हो रहा था। केवल 8 साल की उम्र में मोदी आरएसएस शाखा से जुड़ गए। लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। वहीं आरएसएस की शाखा ने मोदी की शख्सियत में कई टहनियां जोड़ दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक द्वंद चल रहा था कि हिंदुत्व का प्रचार करें या फिर संन्यास का जीवन बिताएं। मोदी के जीवन में 2 साल ऐसे भी रहे जब वो कहां थे कोई नहीं जानता। कहते हैं कि इन 2 सालों के दौरान मोदी ने हिमालय की खाक छानी और अहमदाबाद लौट आए, जहां उन्होंने बस स्टैंड पर चाय की दुकान खोली। उनकी चाय की दुकान पर अक्सर स्वयंसेवक आया करते थे, जहां उनसे मोदी चर्चा किया करते थे, जिसके चलते मोदी के अंदर का स्वयंसेवक एक बार फिर जाग उठा। दरअसल ये वो वक्त था जब गुजरात ही नहीं बल्कि समूचे देश में आरएसएस राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा था और अकाल के दौरान की गई समाज सेवा की वजह से संघ की छवि सुधर रही थी। जहां एक और इमरजेंसी के खिलाफ देश में गुस्सा था, तो वहीं दूसरी ओर संघ में मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। साथ ही मोदी का शानदार मैनेजमेंट उनका कद भी बढ़ा रहा था, जिसके बाद उन्हें विशेष ट्रेनिंग के लिए आरएसएस के मुख्यालय नागपुर बुलाया गया। ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्रचारक के तौर पर गुजरात भेजा गया। साथ ही एवीबीपी गुजरात शाखा का कार्यभार भी सौंप दिया गया। हालांकि मोदी की जहनी तलाश, उनकी बेचैनी और अंदर का गुस्सा संघ के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था, लेकिन उनकी संगठनात्मक शक्ति, रणनीति, मैनेजमेंट और काम हाथ में लिया तो उसको पूरा करने की जिद और उनकी निष्ठा का ही नतीजा था कि मोदी के बगैर गुजरात आरएसएस का कोई भी काम नहीं चलता था। धीरे धीरे समय बीता और मोदी अब बीजेपी में अपनी जगह चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि आरएसएस की वैचारिक दुनिया से निकलकर बीजेपी की वास्तविक राजनीति में घुलना मिलना होगा। 1987 में आरएसएस के संगठन सचिव की जिम्मेदारी के तौर पर मोदी के सामने गुजरात में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने की चुनौती थी। मोदी के 8 सालों की मेहनत के बलबूते जड़ें मजबूत भी हुई और गुजरात में बीजेपी के पांव भी जमे। लिहाजा 1985 की 11 सीटों वाली बीजेपी 1995 के विधानसभा चुनाव में 121 सीटों पर पहुंच गई। दरअसल 1990 का वो दशक था जब वीपी सिंह के मंडल पर बीजेपी का कमंडल भारी पड़ रहा था। इस दौरान राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था।
25 दिसंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली, जिसके सारथी बने नरेंद्र मोदी। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण की यात्रा में नरेंद्र मोदी मैनेजर की भूमिका में थे। वहीं राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान उनके हाथों से ही पूरा हुआ। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मैनेजमेंट कला रथ यात्रा के दौरान पहली बार बीजेपी के आला कमान की नजरों में आई। इसके बाद उसे वक्त के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के मैनेजमेंट की कमान जब नरेंद्र मोदी को सौंपी गई, तो उसके बाद बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जानने और पहचानने लगा। हालांकि उसी दौर में पार्टी में ना तो नरेंद्र मोदी की भूमिका बड़ी हुई और ना ही वो कहीं सीधे तौर पर नजर आते थे। उन दिनों देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी। बीजेपी गुजरात में विपक्ष में थी और शंकर सिंह वाघेला लोकप्रिय नेता थे और मोदी उनके रणनीतिकार की भूमिका में थे। जब बीजेपी को 1995 के विधानसभा चुनाव में 121 सीटों पर जीत मिली, तो केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन दिनों पार्टी में वाघेला का जबरदस्त दबदबा था। मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज वाघेला ने इतनी उठापटक मचाई कि 221 दिनों में ही केशुभाई पटेल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात जाना पड़ा और राज्य में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। इसके बाद पार्टी ने सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके चलते वाघेला के खेल ने बीजेपी छोड़ दी और समय के साथ केशुभाई का भी करिश्मा कम होता चला गया। लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद बड़े नेताओं के संपर्क में आते रहे। मोदी गुजरात से गए तो इसका फायदा न तो पार्टी में उनके विरोधियों को मिला और न ही बीजेपी को। यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा 2001 में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई। वहीं गुजरात में पार्टी का बेड़ा गर्क होते देख आलाकमान को एक बार फिर नरेंद्र मोदी की याद आई। इसके बाद फैसला ये हुआ कि केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात की गाड़ी नरेंद्र मोदी को सौंप दी जाए। हालांकि उसी दौरान नरेंद्र मोदी को यह अंदेशा भी नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके लिए क्या सोच रखा है। लेकिन मोदी जब गुजरात लौटे तो पार्टी टूट और कलह से त्रस्त थी और उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो लोगों के गिले शिकवे दूर करते। दरअसल 1 साल बाद चुनाव थे और फूट से भरी पार्टी को न सिर्फ दोबारा खड़ा करना था, बल्कि सत्ता में भी लौटना था। लिहाजा मोदी अगले साल होने वाले चुनाव की रणनीति बनाने में डटकर जमे थे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उनको कुर्सी संभाले महज 4 महीने हुए थे। लेकिन इसी बीच गुजरात में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और वो दाग था गोधरा कांड का। दरअसल गोधरा शहर में एक कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इस घटना से न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा, बल्कि उनकी नई सरकार के सामने कानून व्यवस्था की चुनौती भी आ गई। बहरहाल मोदी ने ठान लिया था कि दामन पर पड़े इन छींटों को वो अपने काम से भुला देंगे। दरअसल देश इस बात से हैरान हो गया कि उनके चंद महीनों के पहले ही कार्यकाल में गुजरात का सकल घरेलू उत्पाद 10% बढ़ गया। यह हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। कुल मिलाकर पीएम मोदी दोबारा सत्ता में लौटे और गुजरात विकास के रास्ते पर चल पड़ा। मोदी अपने आलोचकों को अब करारा जवाब देने लगे थे, विकास के रिपोर्ट कार्ड के जरिए। 2003 में मोदी ने दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया। दरअसल इसका मकसद न सिर्फ विदेशी निवेशकों के लिए गुजरात के दरवाजे खोलना था, बल्कि राज्य के आंतरिक ढांचे को मजबूत करना भी था। विरोधियों ने कई बार मोदी के विकास रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई, कभी फेक एनकाउंटर तो कभी दंगों की आड़ में कई बार उनकी प्रगति को धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी आगे बढ़ते रहे। जहां हिंदुस्तान की सेना का जवान तैनात है, वहां तक पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया, रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई। पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र भाई अखिलेश मारुति कार में बैठ करके परिवार के साथ उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हैं और जिसमें से हम नर्मदा का पानी ले जाते हैं, 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाते हैं।
मोदी लगातार अपने रास्तों को देख रहे थे और उन्हें साफ सुनाई दे रहा था वो सवाल जो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते ही उन्हें प्रभावित और असहज कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने अपना काम जारी रखा और गुजरात के सीएम रहते शुरू किया मिशन सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के जरिए सियासत में माहिर मोदी ने अपनी एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे थे जो समाज के हर तबके से उनको जोड़ दे। सद्भावना मिशन के जरिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 8 जिलों से गुजरते हुए 36 उपवास रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी मुखर होकर अपनी आलोचना का जवाब नहीं दिया। वो अक्सर कहते थे कि उनका काम ही उनका जवाब है। अपने कार्यों के चलते नरेंद्र मोदी गुजरात को एक विकसित राज्य बनाते चले गए और 13 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ये वो दौर था जब यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे और मोदी की आवाज दिल्ली तक साफ सुनाई देने लगी थी। अब ये भी एक अजब संयोग ही है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो विधायक तो दूर, एक पार्षद का भी चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा था। वहीं जब 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो उससे पहले ना तो कभी सांसद दे और ना ही कभी दिल्ली की राजनीति उन्होंने की थी। जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया तो विपक्ष तो छोड़िए, खुद बीजेपी के नेताओं में विश्वास कम था। लेकिन मोदी ने अपना करिश्मा दिखाया और ऐसी पिच तैयार की कि विपक्ष को रन बनाना मुश्किल हो गया। मोदी की उम्मीदवारी और उनके आक्रामक रवैये से 2014 का आम चुनाव बीजेपी या एनडीए बनाम यूपीए से ज्यादा मोदी बनाम यूपीए का हो गया। पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार और जनता से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा। कनेक्शन के तारों में राष्ट्रवाद भी था, गरीबी की स्थिति के निजी अनुभव और देश का स्वाभिमान भी था। देश की जनता से उन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया तो जनता ने उन पर भरपूर भरोसा किया। 2014 के आम चुनावों के नतीजे सामने आए तो मोदी के अच्छे दिनों के वादों पर जनता ने मुहर लगाई और प्रचंड बहुमत उनको प्रदान किया। इसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पीएम ने खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक बताया। जो संकल्प उन्होंने 55 की उम्र में लिया है वो 75 की उम्र में भी जारी है। विपक्ष कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी राफेल खरीद, कभी किसानों के मुद्दे तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत के जरिए सरकार के गिरने की उम्मीद जताता रहा। लेकिन पीएम मोदी दूसरे ट्रैक पर चल रहे थे और 2019 के आम चुनावों में उन्होंने और भी बड़ी जीत हासिल की। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण से लेकर रेल परियोजनाओं में बदलाव और बेहतर सुविधाओं के साथ देश के तमाम बड़े मठों को विकसित करने के साथ एक बड़ी अर्थव्यवस्था का भी सपना देखा। इसके बाद 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो आज भी अपने पहले कार्यकाल की तरह ही बड़े और ऊर्जावान फैसले लेते हैं। इस साल 15 अगस्त को लाल किले में लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संवाद स्थापित किया वो बताता है कि सफर अभी भी जारी है और बड़े फैसलों के साथ बड़े निर्णय देश के लिए आगे भी होते रहेंगे। ये लाल किले से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।